वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पैक। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रागैतिहासिक काल। तो आज ये हमारी फर्स्ट क्लास है। इसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, कौन कौन से हमें डायग्राम मिले हैं, सभी कुछ यहाँ पे हम देखेंगे और मैं आपको सारे ही डायग्राम दिखाऊंगी, कौन कौन से यहाँ पे डायग्राम मिले हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसके बाद MCQ भी देखेंगे। इसको सब एक टॉपिक को हम यहाँ पे क्लियर करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारा क्या आता है, एक मिनट रुकिएगा। सबसे पहले आता है हमारा इतिहास। तो सबसे पहले मैं बताऊं, इतिहास को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला है जो हमारा आता है वो है हमारा प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है हमारा प्रत्यागैतिहासिक काल और तीसरा है हमारा ऐतिहासिक काल। यानी कि इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्रागैतिहासिक काल, प्रत्यागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, जिसको हम आगैतिहासिक काल भी कहते हैं। अब देखते हैं प्रागैतिहासिक काल आखिर क्या होता है। तो प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल जिसको हम प्रमाणों के आधार पर समझते हैं या कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। यानी कि ऐसा काल जिसमें हमें केवल क्या मिलते हैं, हम केवल उनको प्रमाणों के आधार, मतलब जो चीज़ें हमें मिली केवल उनके आधार पर देखते हैं और वहाँ पर हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रागैतिहासिक काल है। अगला हम देखते हैं प्रत्यागैतिहासिक काल, यानी कि जिसको हम कहते हैं आग ऐतिहासिक काल। तो इसमें क्या है, इसमें हमें क्या है, लिखित प्रमाण तो मिलता है पर पढ़ा नहीं जा सकता। यानी कि इसमें हमें क्या, लिखित चीज़ें तो मिलती हैं पर उनको क्या हम पढ़ नहीं सकते। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यागैतिहासिक काल या आग ऐतिहासिक काल। तीसरा है हमारा, थर्ड है जो हमारा, वो है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल होता है जिसमें लिखित प्रमाण में मिला हो और पढ़ा भी जा सके। यानी कि ऐतिहासिक काल वो काल होता है जिसमें हमें लिखा हुआ भी मिलता है और हम उसको पढ़ भी सकते हैं, उसको हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। तो प्रागैतिहासिक काल का सबसे पहले आप टाइम पीरियड नोट कर लीजिए। इसको 30,000 से लेके 3,000 ईसा पूर्व दिया गया है। आप लोग, काफ़ी लोग मुझे कमेंट करेंगे कि रीता प्रताप बुक में ये दिया गया है, इस बुक में ये दिया है। तो काफ़ी सभी बुकों में अलग अलग दिया हुआ होता है। तो मैं आपको बता दूँ कि इसका जो प्रागैतिहासिक काल है वो 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक है। और चलिए अब हम इसको बताते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल जो हमारा है, इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? पहला है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल एंड नवपाषाण काल। तो देखते हैं पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल को हम क्या कहते हैं, मेगालिथिक एज भी कहते हैं। मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक एज कहते हैं और नवपाषाण काल को नियोलिथिक एज भी कहते हैं। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हैंड राइटिंग नोट्स है, आप इन लोगों को ज़रूर अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को, नॉलेज पैक का टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से आप उस पर टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको आराम से इसकी वीडियोस भी, इसको सॉरी, आराम से आपको इसकी PDF वहाँ पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं, ऊपरी देख लेते हैं। पुरापाषाण काल है, उसको हम क्या कहते हैं, मेगालिथिक एज कहते हैं। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 30,000 से लेके 25,000 ईसा पूर्व तक चलता है। याद रखिएगा ये ईसा पूर्व है, ईस्वी नहीं है। 30,000 से लेके 25,000 ईसा पूर्व तक चलता है। फिर हम बात करते हैं मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण को हम मेसोलिथिक एज भी कहते हैं और जिसका टाइम पीरियड है 25,000 ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक चलता है। फिर हम देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को हम नियोलिथिक एज कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड 10,000 ईसा पूर्व से लेके 3,000 ईसा पूर्व तक है। ये चीज़ें आप जरूर, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है, इससे UPTGT के पेपर में जरूर ये चीज़ें आ जाती हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, पुरापाषाण को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, पुरापाषाण काल को हम मेगालिथिक एज भी कहते हैं। इसमें देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें हमारी बनी थी। तो प्रागैतिहासिक काल में जो था, उसमें क्या हुई थी, प्राकृतिक जो मनुष्य थे वो कहाँ रहते थे, प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। उस समय पे कोई भी घर नहीं थे, बस्तियाँ नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो वहाँ पे उस समय पूर्वपाषाण काल का टाइम है, जहाँ पे बस जो मनुष्य थे वो कहाँ रहते थे, प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। फिर देखते हैं हम, उस समय क्या हुआ था, हमारे आग का आविष्कार हुआ था। पूर्वपाषाण काल में प्रागैतिहासिक गुफाओं में, प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे मानव, और उसमें क्या था, आग का आविष्कार हुआ था। प्रागैतिहासिक काल में ही, पूर्वपाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। और क्या देखते हैं, उस समय के पत्थर को क्या कहते थे, स्फटिक भी कहते हैं।
पूर्व पाषाण काल में हमारे क्या औजार की खोज हुई थी, और जो औजार थे वो किसके थे, हड्डी के औजार थे और लकड़ी के औजार थे। यानी कि पूर्व पाषाण काल में हमारे जो औजार थे वो लकड़ी और हड्डी के औजार थे, ठीक है, और पत्थर। अगला हम देखते हैं औजार की खोज। तो इसका याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। औजार की खोज कब हुई, इसमें पूछा जाता है आपको पेपर में कि औजार की खोज कब हुई। तो औजार की खोज कब हुई, ब्रूसफुट ने सन 1863 ईस्वी, याद रखिएगा आप लोग, ब्रूसफुट ने सन 1863 ईस्वी में मद्रास के पल्वराम स्थान पर हुई थी। तो कहाँ हुई थी औजार की खोज, ब्रूसफुट ने सन 1863 ईस्वी में मद्रास के पल्वराम स्थान पर हुई थी। इस समय के मानव और जो पहला हथियार था, मैं आपको बता दूं पहला हथियार कौन सा था, वो था हमारा कुल्हाड़ी। जो पहला हथियार का हुआ था वो कुल्हाड़ी था। और उस समय के मानव को क्या जाता था, क्वार्टिजाइड मानव कहते थे। आप लोग याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि पूर्व पाषाण काल के मानव को क्या कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था, क्वार्टिजाइड मानव कहा जाता था। फ्रेंड्स, ये अभी हम केवल देख रहे हैं, इसके बाद हम एमसीक्यू भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो को। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं हम मध्य पाषाण काल। तो ये हमारा पूर्व पाषाण काल है, इसमें केवल इतनी ही चीज़ें हुई थी क्योंकि उस समय के मानव थे जो ज़्यादा मतलब कि कुछ नहीं कर पाए थे, तो इसलिए केवल इतना ही हुआ था कि उस समय आग का आविष्कार हुआ था। उस समय के मानव जो थे प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे, पत्थर को वहाँ पे स्फटिक भी कहते थे, औजार थे, हड्डी के औजार तथा लकड़ी के औजार वहाँ पे हमें मिलते थे। औजार की खोज ब्रूसफुट ने की थी 1863 ईस्वी में मद्रास के पलवराम स्थान पर, और जो पहला औजार बना था वो था कुल्हाड़ी। और वहाँ के उस समय के मानव को क्या कहा जाता था, क्वार्टिजाइड मानव कहा जाता था। अब देखते हैं हम मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में क्या था, इसको हम मेसोलिथिक एज भी कहते हैं। मध्य पाषाण काल में हमारा क्या था, औजार में क्या सुधार आया था। यानी कि हमने पढ़ा है पूर्व पाषाण काल में हमारे औजार कैसे थे, हड्डी के औजार थे, और मध्य पाषाण काल में हमारे कैसे औजार थे, नुकीले व छोटे औजार हो गए। यानी कि जब हम मध्य पाषाण काल में आए उस समय पे हमारा औजार थे नुकीले व छोटे हो गए थे। और इसका टाइम पीरियड क्या था मध्य पाषाण काल का, मध्य पाषाण का हमारा टाइम पीरियड कितना था, 25,000 यानी कि 25,000 से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक हमारा इसका टाइम पीरियड चला था मध्य पाषाण काल का। ये देखिए मैंने आपको बताया है, मध्य पाषाण का 25,000 से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक चलता है। अब देखते हैं हम मध्य पाषाण का। और इस समय के जो हमारे आकार, जो औजार के आकार कैसे थे, ज्यामितीय आकार के थे, ठीक है। अगला हम देखते हैं नवपाषाण काल। अब देखिए नवपाषाण, जब नवपाषाण स्टार्ट हुआ तो उस समय क्या, तो थोड़ा मानव अच्छा हो गया था और थोड़ा मतलब कि सही से थोड़ी और चीज़ों को समझने लगा था। तो नवपाषाण काल को हम क्या कहते हैं, नियोलिथिक एज कहते हैं। अब देखते हैं हम नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में होता है कृषि स्टार्ट हो गई थी। तो जो हमारी कृषि स्टार्ट हुई थी वो कौन सी हुई थी, नवपाषाण काल में हुई थी। और कृषि में पहली फसल कौन सी थी, गेहूँ और जौ की फसल हुई थी। तो नवपाषाण काल में हम जो मानव था वो किस पे, कृषि पे डिपेंड होने लगा था। और पहला जो फसल थी वो गेहूं और जौ की थी। फिर देखते हैं हम इस समय पे हमारा क्या, चाक यानी कि पहिए का आविष्कार हुआ, तथा मनुष्य क्या था, फसल काटने का आविष्कार करने लगा था। और नवपाषाण काल में हमारा कृषि का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला था, हमारा मेहरगढ़ यानी कि बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है, मेहरगढ़ में पड़ता है। तो वहाँ पे क्या हमें कृषि का पहला साक्ष्य मिलता है, वो है मेहरगढ़ से ही, बलूचिस्तान जो हमारा है। फिर हमारा चित्रों का उद्देश्य, वहाँ पे मतलब जो चित्र बनाए जाते थे उन चित्रों का उद्देश्य क्या होता था, चित्र जो बनाए जाते थे वो किस वजह से बनाए जाते थे, भय, टोना टोटका, जादू टोना, स्मृति, सौंदर्य और विजय के उससे उद्देश्य बनाते। उन लोगों का क्या मानना था, वहाँ के मानव को, उस समय प्रागैतिहासिक काल के मानव का, कि उनका कहना था कि जादू टोना अगर हम जिस चित्र को हम बना के जाएंगे, मानो जिस चित्र को हम यहाँ पे बना के जाएंगे तो उसका जब हम शिकार करेंगे, उस चित्र का हम जो शिकार करेंगे तो उसमें आसानी हो जाती है शिकार करने। यानी कि जहाँ तक उन लोगों का जादू टोना समझ लीजिए आप, या फिर उनका एक तरीके से शिकार करने के लिए जरिए का एक तरीके से उनका समझ लीजिए कि वो लोग मतलब कि अपनी तैयारी करके जाते हैं, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चित्रों का उद्देश्य उनका क्या था, भय, जादू टोना, टोना टोटका, स्मृति, सौंदर्य और विजय, इन सभी को इसका क्या उद्देश्य माना गया था। फिर हम आगे बात करते हैं मानव द्वारा पहला जानवर था। मानव द्वारा पहला जानवर कौन सा था, कुत्ता पाला गया।
जो मानव द्वारा यहाँ पर क्या हुई थी, हमने देखा था कृषि स्टार्ट हो गई थी। पहली कृषि में पहली फसल कौन सी थी, गेहूं और जौ की थी। चाक तथा पहिए का आविष्कार हो गया था, यहाँ पे फसल काटने का आविष्कार हुआ। कृषि का पहला साक्ष्य जो हमें बलूचिस्तान मेहरगढ़ से मिला है। चित्रों का उद्देश्य जादू टोना टोना टोटका भय आदि था। मानव द्वारा पहला जानवर कुत्ता पाला गया। आप लोग याद रखिएगा, वहाँ पर हमसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि मानव द्वारा पहला पालने वाला जानवर कौन सा है, तो आप किस पे लगाएंगे, कुत्ते पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला देखिए हमारा, पशुपालन बस्तियां समूह में रहने लगे, यानी कि जो वहाँ के नप्पाशा काल के लोग हैं वो कहाँ रहने लगे, पशुपालन करने लगे और क्या, बस्तियों में रहने लगे। यानी कि जो अलग अलग जगह पे रहते थे, कोई उनकी जगह नहीं थी, वो जगह बन गई थी एक, बस्तियों में वो लोग वहाँ रहने लगे और कहाँ, समूह में रहने लगे, यानी कि अलग अलग ना रह के समूह में ही रहने लगे थे। और जो औजार उस समय के थे कैसे थे, पॉलिशदार औजार मिले। अधिकांश चित्र प्राप्त हुए हमें नप्पाषाण काल से ही और पॉलिशदार हमें औजार प्राप्त हुए। यानी कि याद रखिएगा, हमें औजार कैसे मिले, जो हमारा है पूर्व पाषाण काल, उसमें हमें औजार कैसे मिले थे कि हड्डी के औजार मिले थे, यानी कि मतलब मोटे थे औजार ना। और जो हमारा मध्य पाषाण काल आया उसमें हमें औजार कैसे मिले, नुकीले मिले, यानी कि नुकीले औजार मिले। और जब हम नवपाषाण काल में आए उस समय पे हमें औजार कैसे मिले, मतलब कि पॉलिशदार। ये साथ लिखने पे मत जाइएगा, आप लोगों को मैं बता दें, ये नोट्स है प्रॉपर, इनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो हमें पॉलिशदार मतलब कि औजार मिले थे। अब देखते हैं, याद रखिएगा, पॉलिशदार औजार हमें कब मिले, नवपाषाण काल में ही मिले। अब देखते हैं, हम कुछ और देख लेते हैं थोड़ा सा। अब है हमारे पॉलिश की खोज। पॉलिश की खोज कब हुई थी, 1865 ईस्वी में। HV पाइने ने गोदावरी नदी के पास स्थित है जो, ठीक है। तो इसमें पॉलिश की खोज कब हुई थी, 1865 ईस्वी में। औजार की खोज कब हुई थी, 1863 ईस्वी में हुई थी। और किसने करी थी, बुशरूट ने करी थी। मैं आपको बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को यहीं पे क्लियरली हो जाए और आपको समझ में आ जाए। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो समझ में आएगा। समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला हम देखते हैं चित्रों की खोज। हमारे यहाँ स्टार्ट होता है मेन, जो चित्रों की खोज। चित्रों की खोज किसने की, कॉकबर्न कॉलीराइट ने की, यानी कि कॉकबर्न तथा कॉलीराइट ने चित्रों की खोज की थी। कब की थी, 1880 ईस्वी में, मिर्ज़ापुर के पास, नर्मदा नदी के पास जो स्थित है। यानी कि कॉकबर्न व कॉलीराइट ने चित्रों की खोज की थी। कब की थी, 1880 ईस्वी में की थी। कहाँ पर, मिर्ज़ापुर में की थी। मिर्ज़ापुर कहाँ पे है, नर्मदा नदी के पास स्थित है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और चित्रों की ये खोज कब हुई थी, पूरा पाषाण काल में ही हुई थी। अगला देखते हैं हमारा कॉकबर्न की शोध पत्रिका। कॉकबर्न ने एक अपनी पत्रिका लिया है, जिसमें क्या है, जो हमारी पत्रिका कौन सी लिखी है, जर्नल ऑफ एशियाटिक सोशल ऑफ बेंगलोर। आप इसको शॉर्टकट में याद कर सकते हैं, JASB, ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी, यानी कि जर्नल ऑफ एशियाटिक सोशल ऑफ बेंगलोर। तो कॉकबर्न की शोध पत्रिका ये कौन सी है, जर्नल ऑफ एशियाटिक सोशल ऑफ बेंगलोर। इसको कब लिखी थी, सन 1883 ईस्वी में प्रकाशित किया गया, जिसमें घोड़मंगर से प्राप्त गेंडे के शिकार का दृश्य प्रकाशित हुआ है। याद रखिएगा, कॉकबर्न ने एक शोध पत्रिका लिखी है जिसका नाम है JASB, और इन्होंने ये कब प्रकाशित की, सन 1883 ईस्वी में प्रकाशित किया, जिसमें क्या इन्होंने घोड़मंगर से प्राप्त गेंडे के शिकार का दृश्य प्रकाशित किया है। अगला देखते हैं हम रंग योजना। अब हम देखते हैं कि इन प्रागैतिहासिक काल में कौन कौन से रंगों का यूज़ किया गया है। तो देखते हैं हम, तो इसमें क्या है, जो रंग यूज़ करे वो क्या है, गेरू रंग है। गेरू रंग, रामराज, खड़िया, काजल, इन रंगों का यूज़ किया गया है। जो गेरू रंग है हमारा, वो गेरू रंग किसके लिए, लाल के लिए यूज़ किया गया था। रामराज पीले के लिए यूज़ किया गया था। और खड़िया जो है, खड़िया सफ़ेद के लिए यूज़ किया जाता है। और काजल किसके लिए, काला के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमें केवल यही रंग यूज़ करने को दिखे हैं, जिसमें गेरू है, रामराज है, खड़िया है और काजल है। इन रंगों में खनिज रंगों तथा मिट्टी के रंगों का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि ये रंग कैसे हैं, खनिज रंग, या खनिज रंग भी वहाँ पे आपको दे सकता है, या फिर मिट्टी के रंग भी आपको दे सकता है। तो किसका इस्तेमाल किया, खनिज रंगों तथा मिट्टी के रंगों का इस्तेमाल किया गया है। तो ये हमारी रंग हो गई। अब इसमें देखते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसमें रंगों में पशुओं की, जानवरों की चर्बी मिलाकर, पशु या जानवरों की चर्बी मिलाकर
रंग तैयार किया जाता था तथा मिलाने के लिए पुट्टी की हड्डी की प्याली का उपयोग किया जाता था। यानी क्या है यहाँ पे, जो मतलब कि जो इस रंगों का यूज़ किया जाता है, उन रंगों को जो हम ज़्यादा करने के लिए उस किसका इस्तेमाल करते थे, पशुओं की चर्बी या जानवरों की चर्बी को मिलाकर रंग तैयार किया जाता था। और इसको मिलाने के लिए किसका यूज़ किया जाता था, पुट्टी की हड्डी की प्याली का उपयोग किया जाता था रंग को मिलाने के लिए। तो आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया, रंग योजना यहाँ पे समझ ली, और जो हमारा जो होता है क्या है वो आपने समझ लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रागैतिहासिक कालीन स्थान। तो ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, मैं इसी वीडियो में आपको इस प्रागैतिहासिक काल का पूरा बता देती हूँ। सेकंड वीडियो जो मैं अपलोड करूँगी उसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन समझा दूँगी, जो जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं वो मैं समझा दूँगी। और अगर इससे ज़्यादा मुझे और भी कोई चीज़ मिलती है तो मैं आपको वो भी समझा दूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं टीचर नहीं हूँ, मैं केवल ये इसकी प्रिपरेशन मैं भी कर रही हूँ। तो इसीलिए मैं आपको ये पढ़ा देती हूँ, जो मैं पढ़ती हूँ वो आपको पढ़ा देती हूँ। तो ये मैंने कुछ अपने आप हैंड नोट्स बनाए हैं। तो आप लोगों को, आई होप कि आप लोगों को ये मतलब कि अच्छे लगे हो, आपको हेल्पफुल हो ये वीडियो, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बना के दे रही हूँ। तो अगर आपको थोड़ा सा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। कुछ भी आपको समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला हम देखते हैं प्रागैतिहासिक कालीन स्थान, यानी कि जो हमें प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं वो हमें कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं, कहाँ कहाँ मिले हैं, आज अब हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रागैतिहासिक कालीन स्थान। तो जिसमें हमें चित्र कहाँ कहाँ मिले हैं, मध्य प्रदेश में मिले हैं, छत्तीसगढ़ में मिले हैं, और देखिए हमारे उत्तराखंड में चित्र मिले हैं और उत्तर प्रदेश में चित्र मिले हैं, और साथ साथ बिहार, राजस्थान और दक्षिण भारत में भी हमें ये चित्र मिले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में हमें ये कहाँ कहाँ चित्र मिले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश में चित्र। तो इसकी मैं ट्रिक बता दूँ, तो ट्रिक क्या है आप ऐसे याद रखिएगा, रायमंच होश में शिव मंद पहाड़, भीम भोपाल। यानी कि रायमंच होश में शिव मंद पहाड़, भीम भोपाल। आप अगर इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो तो आप इस ट्रिक से याद कर लीजिएगा, वरना अगर आपकी कोई अलग ट्रिक है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये वाली ट्रिक ज़्यादा अच्छी लगी तो मैंने ये वाली ट्रिक आराम से इसको ले लिया था। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा राय से क्या आता है, रायगढ़। आजमगढ़ आप याद रखेंगे, रा से रायगढ़। पंचमढ़ी, होशंगाबाद, शिवपुरी, मंदसौर, पहाड़गढ़, भीमबेटका, भोपाल। तो इन क्षेत्रों में हमें क्या प्रागैतिहासिक काल के चित्र मिले हैं। मध्य प्रदेश में जो हमारा है रायगढ़, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, शिवपुरी, मंदसौर, पहाड़गढ़, भीमबेटका और भोपाल। तो ये हमारे मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ हमें प्रागैतिहासिक काल के चित्र मिले हैं। तो देख लेते हैं। अगला हम देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हमें कहाँ चित्र मिले हैं, कवरा पहाड़। यानी कि जो कवरा पहाड़ है वो कहाँ पड़ता है, हमारा रायगढ़ में ही पड़ता है। सिंघनपुर, बोतालदा की गुफाएं, इनमें हमें ये हमारे कहाँ है, छत्तीसगढ़ के राज्य हैं ये हमारे, जहाँ पे हमें चित्र देखने को मिलते हैं। फिर है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ है हमारा, पिथौरागढ़, देहरादून, चमोली। इन स्थानों पे हमें उत्तराखंड में कहाँ चित्र देखने को मिलते हैं। फिर आता है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हमें मिर्ज़ापुर, लिखुनिया और बादा। उत्तर प्रदेश में आप याद रखिएगा केवल 3 हैं, मिर्ज़ापुर, लिखुनिया, बादा। इनमें हमें प्रागैतिहासिक चित्र देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं हम मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में भी कई सारे स्थान हैं, जैसे कोहबर, विजयगढ़, सोहरी रोक, सोरो घाट, भलडारिया, लिकुनिया, कांडाकोट, घोड़मंगर, सोड़वा, महाड़िया, बेड़म, चुनार, हरीन हरम, लोहरी, बागा पथरी, सहबागिया पथरी और लखट पथरी। मिर्ज़ापुर में हमें इन जगहों पे चित्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा, अभी हम केवल ये ऊपर ऊपर देख ले, फिर इसके बाद हम इनको डिटेल में भी अभी पढ़ेंगे। फिर हम देख लेते हैं बिहार। बिहार में हमें कहाँ मिले हैं चित्र, शाहाबाद में। और झारखंड में हमें चित्र कहाँ मिलते हैं, चक्रधर में। वहीं हम देखते हैं राजस्थान। राजस्थान में हमें अलनिया, झालावाड़, दारा या दरदरा और भरतपुर और गागरोन में हमें चित्र देखने को मिलते हैं। हम देखते हैं दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में हमें क्या, किरपगुल्लू जो कहाँ है, कर्नाटक में है। बेल्लारी में, बिल्लास रंगम में, बाइनाइट के एटकल और सोहनगढ़ी में। दक्षिण भारत में हमें यहाँ पे चित्र मिलते हैं। जो हमारा किरपगुल्लू है वो कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटक में।
बेल्लारी कहाँ पड़ती है? कर्नाटक में। बिलासपुर हमारा पहले कहाँ? तमिलनाडु में पड़ता था, पर आज जो हमारे आज की वर्तमान समय में वो हमें आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। वायनाड के अटकल हमें केरल में है। बसवनगढ़ी बेंगलोर तथा कर्नाटक में मिलते हैं। तो ये हमारे हो गए जहाँ हमें प्रागैतिहासिक चित्र देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़, इन जगह पे हमें ये चित्र देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखते हैं। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे माना जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? मध्य प्रदेश। ये देखिए, हमने देखा था मध्य प्रदेश में हमें कहाँ चित्र देखने को मिलते हैं? रायगढ़, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, शिवपुरी, मंदसौर, पहाड़गढ़, भीमबेटका और भोपाल। अब हम इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि मध्य प्रदेश में आखिर चित्र हमें कहाँ कहाँ मिले हैं। तो ये हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले हम देखते हैं पंचमढ़ी। ठीक है, तो पंचमढ़ी में हमें कहाँ कहाँ चित्र देखने को मिलते हैं? तो सबसे पहले हम पंचमढ़ी को डिटेल में पढ़ लेते हैं। पंचमढ़ी खोज इसको किसने करी थी? सन 1932 ईस्वी में G.R. हंटर ने। पंचमढ़ी की खोज 1932 ईस्वी में G.R. हंटर ने की थी, जो कहाँ? भोपाल में महादेव की पहाड़ी में स्थित है। और कितनी इसमें हमें गुफाएं मिली? 50 गुफाएं मिलती हैं। पंचमढ़ी में 50 गुफाएं देखने को मिलती हैं। इसकी खोज 1932 ईस्वी में G.R. हंटर ने की थी, जो कहाँ? भोपाल में मध्य प्रदेश महादेव की पहाड़ी में स्थित है। तो ये हमारा पंचमढ़ी कहाँ पड़ता है? होशंगाबाद में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और जो हमारे पंचमढ़ी है उसकी खोज किसने करी थी? G.R. हंटर ने करी थी। कब करी थी? 1932 ईस्वी में करी थी। कहाँ पर स्थित है? कौन सी पहाड़ी पर? महादेव की पहाड़ी पर स्थित है। कितनी गुफाएं हमें प्राप्त हुई? 50 गुफाएं यहाँ पर हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये हमारा पंचमढ़ी है, इसको आप याद रखिएगा। इतनी चीज़ें मैं आपको केवल, इसमें मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताती हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं आपको बता रही हूँ। अब देखते हैं हमें सांबर के जो हमें चित्र मिले हैं पंचमढ़ी से, किस किस चीज़ के हमें चित्र मिले हैं। तो ये देखिए, सबसे पहला है हमारा सांबर के आखेट का चित्र। सांबर के आखेट का चित्र कहाँ मिला है? इमली खोर से मिला। मैं आपको इसके साथ साथ ट्रिक भी बताती चलने। देखिए, सांबर जो हमारा होता है, आप लोगों ने सबने सांबर खाया होगा। सांबर कैसा होता है? हमारा खट्टा, यानी कि सांबर कैसा होता है? खट्टा होता है। तो सांबर को खट्टा करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इमली का। इमली खट्टी होती है ना, तो सांबर को खट्टा करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? इमली का। तो यानी कि जो हमें सांबर के आखेट के चित्र मिले वो कहाँ से मिले? इमली खोर से मिले। सांबर कैसा होता है? खट्टा होता है। उसको खट्टा करने के लिए हम इमली का यूज़ करते हैं। तो इसके सांबर के आखेट का चित्र कहाँ से मिला है? इमली खोर से मिला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पंचमढ़ी सांबर के आखेट का चित्र कहाँ से मिला है। तो आपको याद रखना है कहाँ से मिला है? इमली खोर से मिला है। और इमली खोर कहाँ पड़ता है? हमारा पंचमढ़ी में पड़ता है। पंचमढ़ी हमारा कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, पंचमढ़ी हमारी कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखते हैं अगला। ठीक है, सांबर वाला आपको याद हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आई हो ट्रिक। अगले देखते हैं हम शेर के आखेट के चित्र। तो शेर के आखेट के चित्र हमें कहाँ से मिलते हैं? माड़ादेव से मिलते हैं। और माड़ादेव से कहाँ पर? छत पर चित्र मिलते हैं, यानी कि जो हमें छत होती है, छत पर चित्र देखने को मिलता है। अगला देखते हैं विशालकाय बकरी का चित्र। विशालकाय बकरी, देखो बकरी होती है तो बकरी को हम बेचने के लिए कहाँ जाते हैं? बाजार में जाते हैं। यानी कि बकरी को बेचने के लिए हम कहाँ? बाजार में जाते हैं। तो विशाल बकरी है तो कहाँ जाएंगे हम? बाजार में इसको बेचने को जाएंगे। और बाजार यानी कि विशालकाय बकरी का चित्र हमें कहाँ मिलता है? बाजार केप से। याद हुआ ना आपको? कहाँ से? सांबर कैसा होता है? खट्टा होता है। तो उसको खट्टा करने के लिए हम इमली का यूज़ करते हैं। इमली हमारा इमली खोर से लिया गया है। सांबर के आखेट का चित्र इमली खोर से। शेर के आखेट का चित्र माड़ादेव से, आप इसको याद रखिएगा। विशालकाय बकरी का चित्र है वो कहाँ से मिलता है? बाजार केप से मिलता है। विशालकाय बकरी यानी कि बकरी को बेचने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है? बाजार जाना पड़ता है। तो इसका चित्र कहाँ से मिलता है? हमें बाजार केप से मिलता है। अगला देखिए, हमें जो चौथा चित्र मिला है वो है शहद एकत्रित करते मनुष्य। शहद एकत्रित करते मनुष्य हमें कहाँ से मिली? पंचमढ़ी से मिला है चित्र। फिर हमारे गाँव को चरवाते हुए,
जो हमारा पंचमढ़ी से ही है। नृत्य वादन का चित्र जम्मूदीप पंचमढ़ी से है। शस्त्रधारी सैनिक का चित्र मिला है। संगीत का आनंद लेते युगल का मिला है। और बाग बजाते हुए यंत्रों को वादक घुड़सवार का चित्र मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट चित्र हैं, इनको आप याद रखिएगा। इससे ज़्यादा आपको कोई और चित्र याद नहीं रखना है, केवल यही है। सांबर के आखेट का चित्र इमली खोर से। शेर के आखेट का चित्र मारादेव से। विशालकाय बकरी का चित्र बाजार केप से। शहद एकत्रित करते मनुष्य पंचमढ़ी से। गांव को चरवाते चरवाहे पंचमढ़ी से। नृत्य वादन का चित्र जम्मूदीप पंचमढ़ी से। शस्त्रधारी सैनिक का चित्र संगीत का आनंद लेते युगल। बाग यंत्रों को बजाते हुए वादक घुड़सवार। इसको मैं आपको एक मिनट रुकिए, मैं आपको इसका डायग्राम भी दिखा देती हूँ। रुकिए, यहाँ पे हमारे कुछ चित्र हैं, यहाँ पे आप देखिएगा। ये देखिए, एक मिनट रुकिए। ये तो हमारे इसका हो गया शेर क्या के भीम बेट का। एक मिनट रुकिए। पंचमढ़ी, ये देखिए, शहद एकत्रित करते हुए मनुष्य। ये हमारा शहद एकत्रित करते हुए कुछ मनुष्य हैं। ये देखिए, जो ये रहे, जो क्या कर रहे हैं, शहद एकत्रित कर रहे हैं। तो ये हमारा कहाँ से मिला है, पंचमढ़ी का चित्र। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, पंचमढ़ी का चित्र, शहद एकत्रित करते हुए मनुष्य। और एक ये देखिए, ये नृत्य वादन का चित्र। ये देखिए, कुछ हमें जो मनुष्य है वो क्या कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो ये नृत्य वादन का चित्र है। तो ये हमें छोटी सी झलक यहाँ पर हमें देखने को मिलती है इनकी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर चित्र देखने को मिलते हैं, ठीक है। और देखते हैं, बस ये हमें 2 चित्र मैंने आपको दिखाए हैं। चलिए अब हम देखते हैं, आपने चित्र देखे कौन कौन से हैं। अब देखते हैं हम, अब ये हमारा था पंचमढ़ी। अब हम देखते हैं होशंगाबाद। होशंगाबाद को हम पढ़ेंगे। होशंगाबाद देखिए, मध्य प्रदेश में हमारा कौन सा आता है, होशंगाबाद भी आता है। होशंगाबाद की खोज किसने करी थी, मनोरंजन घोष ने। अब याद रखिएगा, होशंगा यानी कि होश में रहने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमेशा मनोरंजन करना चाहिए। जब अगर मनुष्य ज़्यादा मतलब होश में नहीं रहेगा तो उसको क्या मनोरंजन से कोई रिलेट ही नहीं हो। तो होश में रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मनोरंजन करना चाहिए। इसलिए होशंगाबाद की खोज किसने करी है, मनोरंजन घोष ने करी है। होशंगाबाद की खोज मनोरंजन घोष ने करी है। कब करी है, 1922 ईस्वी में करी है। जो कहाँ हमारा स्थित है, नर्मदा नदी के पास स्थित है, ठीक है। ये चित्र, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, होशंगाबाद शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, होशंगाबाद किन चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो होशंगाबाद किन चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब देखते हैं हम होशंगाबाद में हमें कौन कौन से चित्र देखने को मिले हैं। तो होशंगाबाद में हमें जिराफ ग्रुप का चित्र मिला है। 4 धनुधारी का चित्र मिला है। मोर व वन देवी का चित्र मिला है। हल्के पीले रंग का हाथी का चित्र मिला है। छलांग मारते बारहसिंगा का और महामहिष का अंगद का चित्र मिला है। ये चित्र हमें होशंगाबाद से याद रखिएगा। होशंगाबाद कहाँ है, हमारा मध्य प्रदेश में है। होश में रहने के लिए हमें क्या रहना चाहिए, हमेशा मनोरंजन करना चाहिए। तो होशंगाबाद की खोज किसने करी है, मनोरंजन घोष ने करी है। कब करी है, 1922 ईस्वी में करी है। कौन सी नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी के पास स्थित है। किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो मैं आपको सारी चीज़ समझाते हुए चल रही हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ रही हो। अगला हम देखते हैं पहाड़गढ़। तो पहाड़गढ़ हमारा, मैं इसके आपके 2 वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 बनाऊंगी। इसमें हम केवल मध्य प्रदेश की बात करते हैं। उसके बाद जो हम अगले देखेंगे उसमें मैं आपको उत्तर प्रदेश की और सारे सभी के चित्र को बता दूंगी, ठीक है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है हम उनके बारे में डिटेल में समझेंगे केवल, और जो हमारी जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको हम ऊपर से ही देख लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं पहाड़गढ़। तो पहाड़गढ़ वहाँ क्या है, ग्वालियर में स्थित है। पहाड़गढ़ का है, ग्वालियर से 150 किलोमीटर दूर मोरेना जिला है। कौन सा जिला है, मोरेना जिला है। वहाँ पर हमारा क्या पहाड़गढ़ स्थित है, जो कहाँ है, आसान नदीगढ़, यानी कि 10,000 ईसा पूर्व से 100 ईसा तक 1500 वर्ग मीटर में फैली हुई है हमारी पहाड़गढ़। और याद रखिएगा, पहाड़गढ़ जो हमारा है वो मृण मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। जो हमारी होशंगाबाद थी वो किसके लिए प्रसिद्ध था, शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था। पहाड़गढ़ हमारा मृण मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। और याद रखिएगा, यहाँ की गुफाओं को हम क्या कहते हैं, मधुमक्खी के छत्तों से भरी गुफाएं भी कहते हैं। पहाड़गढ़ की गुफाओं को क्या कहते हैं, मधुमक्खी के छत्तों से भरी गुफाएं कहते हैं। अगला देखते हैं हम मंदसौर। पहाड़गढ़ में आपको केवल इतना ही देखना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। फिर आता है हमारा मंदसौर, ठीक है। मंदसौर के देखते हैं। मंदसौर, मंद माँ से मौरी स्थान, यानी कि मंदसौर हमारा कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और मंदसौर हमारा कहाँ पे है, मौरी स्थान पर है।
इसमें कितनी हमें 30 पहाड़ी गुफाएं मिली हैं। ये हमारे किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रतीकात्मक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि होशंगाबाद किस चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, होशंगाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मंदसौर हमारा क्या है? मौर्य स्थान पर है। 30 पहाड़ियाँ मिली हैं, 30 पहाड़ी गुफाएं मिली हैं और प्रतीकात्मक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अब देखते हैं हम इसमें मंदसौर में किस किस चित्र के लिए प्रतीकात्मक चित्र, यानी कि जैसे स्वास्तिक है, चक्र है, सूर्य है, कमल है, सर्वोत्रभद्र है, अष्टदल है, पीपल की पत्तियों का चित्र मिला। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखिएगा, देहाती बांस की गाड़ी। ये जो अलग पेन से लिखा है आप उसको याद रखिएगा, हैंड करी हुई है हैंड राइटिंग। इसमें देहाती बांस की गाड़ी सबसे इम्पोर्टेंट रखिएगा, पूछ लिया जाता है देहाती बांस की गाड़ी हमें कहाँ से मिलती है, तो मंदसौर से मिलती है, जो कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और नृत्यरत मानव का चित्र मिलता है और पशुओं को हाँकते ग्वाले का चित्र मिलता है मंदसौर से। ठीक है, अब हम देखते हैं सिंघनपुर। सिंघनपुर हमारा, देखिए मैंने आपको क्या बताया कि मध्य प्रदेश के हमारे चित्र हैं। मध्य प्रदेश में मैंने आज जो जो इम्पोर्टेंट थे मैंने वो आपको बता दिए चित्र। ठीक है, अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़, यानी कि सिंघनपुर की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ हमारा कहाँ पड़ता है? सिंघनपुर में पड़ता है। मैंने आपको बताया है सभी का, आप अगर ना ध्यान रहा आपको तो वीडियो को पुश करके पीछे बैक करके देख लीजिएगा। तो हम देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हमारा कहाँ है? सिंघनपुर में है। सिंघनपुर में कौन से चित्र मिलते हैं? सिंघनपुर की खोज सन 1910 ईस्वी में डब्ल्यू एडरसन ने करी थी। सिंघनपुर की खोज किसने करी थी? डब्ल्यू एडरसन ने करी थी। कब करी थी? 1910 ईस्वी में करी थी। और ये कहाँ पे है? माठ नदी के किनारे स्थित है, जिसमें हमें कितनी 50 गुफाएं मिली हैं। ठीक है, तो सिंघनपुर में हमें कितनी 50 गुफाएं मिली हैं। पंचमढ़ी में हमें 50 गुफाएं मिली हैं और सिंघनपुर में भी हमें कितनी 50 गुफाएं मिली हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम सिंघनपुर जो है वो किसके लिए? छेपांकन पद्धति के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अब देखते हैं हम इसमें, देखो इसमें ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अमरनाथ ने 1913 ईस्वी में इसकी चित्रों का पता लगाया था, परिचय दिया था। अमरनाथ ने कब दिया था? 1913 ईस्वी में दिया था। और पर्सी ब्राउन ने कब दिया था? 1917 ईस्वी में चित्रों का परिचय दिया था। ठीक है, तो इनको आप याद रखिएगा, पूछ ले जाते हैं कि 1913 ईस्वी में किसने सिंघनपुर के चित्रों का विषय में बताया था? तो किसने बताया था? अमरनाथ ने बताया था। अगर 1917 ईस्वी का पूछे, वो 1917 ईस्वी का पूछे तो पर्सी ब्राउन ने चित्रों का परिचय दिया था। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रखिएगा। मैं आपको बताते चल रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, आप इनको, बहुत सारा सिलेबस है, आपको याद करके रखना है, भूलना नहीं है इनको। ठीक है, अब देखते हैं इसमें हमारे सिंघनपुर में कौन कौन से चित्र मिले। असभ्य कंगारू का चित्र मिला है, घायल शुअर का चित्र मिला है, सूंड उठाए हाथी का चित्र मिला है। ये सॉरी, घायल भैंसा का चित्र हमें यहाँ से नहीं मिला है। ठीक है, मैंने इसको कट कर दिया है। आखेट दृश्य, खरगोश, भैंसा, सांड, जंगली सांड के बर्छी से छेदते हुए आखेट के चित्र हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पर्सी ब्राउन ने हमें यहाँ पे क्या, सिंघनपुर की खोज किसने की थी? डब्ल्यू एडरसन ने करी थी। कब करी थी? 1910 ईस्वी में करी थी। कहाँ पर स्थित है? माठ नदी के किनारे स्थित है। 50 गुफाएं मिली हैं। सिंघनपुर हमारा कौन से राज्य में पड़ता है? छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। छेपांकन पद्धति के लिए मतलब ये प्रसिद्ध है। इसके 1913 ईस्वी में अमरनाथ ने इनके चित्रों का पता लगाया था। 1917 ईस्वी में पर्सी ब्राउन ने इनके चित्रों का परिचय दिया था। इसमें हमें द्वार पर असंभ कंगारू का चित्र मिलता है, घायल भैंसे का चित्र मिलता है, सूंड उठाए हाथी का चित्र मिलता है, आखेट दृश्य, खरगोश, भैंसा, सांड, जंगली सांड को पकड़ते बर्छी से छेदते हुए आदि चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम भूतालदा। हम इसके भी चित्र देखेंगे, अभी रुक जाइए, आप पहले इनको समझ लीजिएगा। अगला देखते हैं हम, 1 मिनट रुकिएगा। ये देखिए, मैं आपको चलिए चित्र दिखाई देती हूँ। ये देखिए भीमबेटका का है, ये हमारा मिर्ज़ापुर का है। सिंघनपुर, 1 मिनट रुकिए, बर्छी से छेदते हुए। चलिए मैं आपको आगे दिखा दूँगी बाद में, और हम देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट। चलिए एक काम करती हूँ, मैं इसी वीडियो में आपको सारा क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, इसी वीडियो में आपको सारे ही फैक्ट बता दूँगी इनके। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा? सिंघनपुर देखा। अब देखिए, अब हम क्या देखेंगे? बोतालदा। बोतालदा के चित्रों को अब हम ध्यान से देखिएगा। बोतालदा हमारा कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। छत्तीसगढ़ के अंदर कौन सा आता है? हमारा बोतालदा। मैंने बताया था सिंघनपुर बोतालदा हमारा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, और एक कपड़ा पहाड़ बताया था। ठीक है,
तो ये 3 मैंने छत्तीसगढ़ राज्य में पढ़ते हैं, आप इनको याद रखिएगा, जहाँ हमें प्रागैतिहासिक काल के चित्र मिलते हैं। तो देखते हैं हम बोतालता को। बोतालता में हमें इसका आप कुछ नहीं याद रखना है, खाली ये रखिए कि बोतालता हमारे में कौन कौन से चित्र मिलते हैं, हिरण, छिपकली, जंगली भैंसों का अनकन, ये हमारे चित्र कहाँ से मिलते हैं, बोतालता से मिलते हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं उत्तर प्रदेश यानी कि भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका हमारी कहाँ है, मध्य प्रदेश में पड़ती है। मैंने आपको बताया था ना, भीमबेटका, भीमबेटका, भीम बोताल यानी कि बोतालता और भीमबेटका जो हमारी कहाँ है, मध्य प्रदेश में पड़ती है। इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट याद रखना वो है भीमबेटका और पंचमढ़ी, पहाड़गढ़, होशंगाबाद, ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इनकी फुल डिटेल बता रही हूँ। ठीक है, देखते हैं भीमबेटका के बारे में पढ़ते हैं। तो भीमबेटका को हम क्या करते हैं, जू रॉक सेल्डर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, भीमबेटका को जू रॉक सेल्डर भी कहा जाता है। अब देखते हैं भीमबेटका की खोज किसने की थी। भीमबेटका की खोज उज्जैन के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वाकरकर ने करी थी। कब करी थी, 1957 से लेकर 1958 के बीच में की थी। ठीक है, कब किसने की थी, एक मिनट रुकिएगा। भीमबेटका की खोज किसने की थी, उज्जैन के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वाकरकर ने करी थी। 1957 से 1958 के बीच करी थी। खोज किसने की थी, खोज की थी, और इसमें गुफाएं हमें कितनी मिली, 600 गुफाएं हमें देखने को मिलती है। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा गुफाएं में भीमबेटका में मिलती हैं, कितनी, 600 गुफाएं मिलती हैं। और जो अभी वर्तमान में जितने चित्र जिनमें हमें मिले हैं वो हैं 275 गुफाएं। 275 गुफाओं में हमें क्या चित्र देखने को मिलते हैं, और टोटल 600 गुफाएं हमें वहाँ पे प्राप्त हुई हैं। ठीक है, भीमबेटका कहाँ पे है, औबेदुल्लागंज रेलवे स्टेशन के पास में स्थित है। जिसमें हमें क्या, इसमें जो हमें चित्र हैं वो 2 स्तर पर चित्र मिलते हैं, शैल चित्र के लिए है। ठीक है, भीमबेटका के चित्र हमें कहाँ, 2 स्तर पर चित्र मिलते हैं। अब देखिए 2 स्तर वो कौन कौन से, जो फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट में हमें क्या, कौन से चित्र, फर्स्ट स्तर पर जो हमारा ये चित्र मिलते हैं, हिरन, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसा, घोड़े, हाथी, अस्त्रधारी, घुड़सवार। ठीक है, ये हमें चित्र फर्स्ट उसमें मिलते हैं, फर्स्ट स्टेट में हमें ये वाले चित्र मिलते हैं। सेकंड स्टेट में हमें कौन से चित्र मिलते हैं, इसमें मानव को अंतर मित्र के रूप में दिखाया गया है आकेट का चित्र, कृषक ग्वाले, यानी कि जो हमें पहले में हमें क्या, मतलब कि जानवरों के चित्र में जैसे हिरन, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसा, घोड़े, हाथी, अस्त्रधारी, घुड़सवार के चित्र मिलते हैं। और सेकंड में हमें जो मिलते हैं, सेकंड में हमें क्या दिखाया गया है कि एक मतलब जो मानव है, मानव को जानवरों से प्यार करते हुए, यानी कि आकेटों का चित्र मिला है, शिकार करते हुए, और एक मित्र के रूप में यहाँ पे हमें चित्र देखने को मिलते हैं भीमबेटका में। ठीक है, भीमबेटका को आप याद रखिए कि 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि यूपीटीजीटी में कि आपको जो, मतलब जो भीमबेटका है, भीमबेटका को कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, तो 2003 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। ठीक है, अगला हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की गुफाएं। अब ये हमारी लास्ट गुफाएं हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट है, इसके बाद हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे और फिर हमारी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसे देख लेते हैं हम उत्तर प्रदेश की गुफाएं। उत्तर प्रदेश की गुफा में हम क्या देखेंगे, जो हमारी उत्तर प्रदेश की गुफाएं हैं, उत्तर प्रदेश की गुफाओं में हमारा सबसे पहले क्या आता है, मिर्ज़ापुर आता है। क्या आता है, मिर्ज़ापुर आता है। तो उत्तर प्रदेश की जो हमारी मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर की गुफाओं के चित्र हमें कहाँ मिली, किसने खोज करी थी, कॉकवर्ना कॉलीराइट ने। मैंने आपको बताया था कॉकवर्ना कॉलीराइट ने, और मतलब कि जो है चित्रों की खोज करी थी, और कब करी थी, 1880 ईस्वी में कॉकवर्ना कॉलीराइट ने खोज करी थी। कहाँ करी थी, जो पहला चित्र मिला था वो हमें मिर्ज़ापुर में ही मिला था। मैंने आपको बताया था जो पहला चित्र मिला था वो हमारे कहाँ मिला था, मिर्ज़ापुर में ही मिला था। तो ये वही हम पढ़ रहे हैं कि जो हमारे मिर्ज़ापुर की खोज किसने करी थी, कॉकवर्ना कॉलीराइट ने करी थी। कब करी थी, सन 1880 ईस्वी में करी थी, जो कहाँ है, हमारा सोन नदी की घाटी में स्थित है। ठीक है, गुफा, और हमें जो चित्र मिलते हैं इसमें वो कहाँ पर मिलते हैं हमें चित्र, एक मिनट रुकिएगा, जो हमें चित्र मिलते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, गुफाओं की छतों पर, दीवारों पर हमें चित्र मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा चित्र मिलते हैं वो कहाँ, छतों पर चित्र मिलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं मिर्ज़ापुर में हमें कहाँ कहाँ से चित्र मिले। तो मिर्ज़ापुर में हमें जो चित्र मिले वो है हमारा जगत प्रसिद्ध ऊँट का चित्र मिलता है, जो हमारा कहाँ से, भलडारिया से मिलता है। घायल शुअर का चित्र मिलता है, जो कहाँ है, भलडारिया से ही मिलता है। हाथी के शिकार का दृश्य लिखुनिया से। भूत का रहस्यमय चित्र कांडाकोट से।
गेंडे के आखेट का चित्र घोड़मंगर से। इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट याद रखने वाला है वो घायल सुअर का चित्र, भूत का रहस्यमय चित्र और गेंडे के आखेट का चित्र याद रखिएगा। और मैंने आपको बताया था एक पत्रिका थी कॉकबर्न द कॉलीराइफ कॉकबर्न की, जो JAASB है, जिसमें उन्होंने किसका गेंडे के आखेट का चित्र दर्शाया, जो कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है, घोड़मंगर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो वही हमें यहाँ पे दिया। अब हम देखते हैं लिखुनिया। आप लोग इसको वीडियो को अगर समझ में ना आए, एक बार आपको फिर से एक बार वीडियो को देखिएगा, आई होप आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। हम देखते हैं लिखुनिया। लिखुनिया हमारा क्या है, गरई नदी के किनारे है, मिर्ज़ापुर में स्थित है लिखुनिया। ठीक है, और ये हमें क्या है, नृत्य चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। लिखुनिया किसके लिए, नृत्य चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। जिसमें हमें लिखुनिया में कौन कौन से चित्र मिलते हैं, नृत्य बारे में मस्त व्यक्तियों या समूह का चित्र, हाथियों के पकड़ने हाथियों के समूह का चित्र मिलता है, और आदम चित्र माता पुत्र का मिलता है। ठीक है, ये लिखुनिया से हमें चित्र मिलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखिएगा। आपको देखिए याद तो सभी करना है, पेपर में आपको याद तो सभी करना है, तो पेपर में अभी हमारा टाइम है, पर आप लोग अभी से ही तैयारी करेंगे तो आप लोग अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि सिलेबस इसका बहुत ज़्यादा होता है, तो सिलेबस इतना आसान नहीं होता करने का। माना कि थोड़ा ईजिली होता है सिलेबस, पर इतना भी ईजिली नहीं होता कि आप आराम से इसको कर सकें। ठीक है, तो आप इसको जरूर करिएगा अच्छे से। अगला देखते हैं हम सौरव घाट। तो सौरव घाट हमारा कहाँ है, मिर्ज़ापुर में पड़ता है। इसमें हमें कौन कौन से चित्र मिलते हैं, शाही के आखेट का चित्र, सुअर का आखेट का चित्र और हाथ के छाप। हाथ के छाप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाथ के छाप में कहाँ से देखने को मिलते हैं, तो कहाँ से देखने को मिलते हैं, सौरव घाट से देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अगला हम देखते हैं सरहाट। सरहाट हमारा क्या है, मिर्ज़ापुर में है, जिसमें हमें 2 चित्र मिले, 3 अश्व के और एक तंत्र मंत्रशाला के चित्र मिले हैं। इसमें केवल ये 2 ही चित्र इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। फिर है हमारा करियाकुंड। करियाकुंड हमारा कहाँ है, मिर्ज़ापुर में ही करियाकुंड पड़ता है। इसमें हमें बारहसिंगा का पीछा करते बनुधारियों का चित्र मिलता है। ठीक है, फिर है हमारा मलबा। मलबा में हमारा 3 दंडधारी अश्वरोही का चित्र और पहिए रहित गाड़ी का चित्र मिलता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं बांदा क्षेत्र। ये आते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, कुछ छत्तीसगढ़ के क्षेत्र देखते हैं। बांदा क्षेत्र, बांदा क्षेत्र में हमें क्या, पहिया रहित छकड़ा गाड़ी और चोच द्वारा मनुष्य, यानी कि चोच द्वार पुरुष, जो हमें चित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चोच द्वार पुरुष का चित्र कहाँ से मिला है, हमें मानिकपुर से मिला है। मानिकपुर कहाँ है, हमारा बांदा क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं बेल्लारी। बेल्लारी हमारा कहाँ पे, मैंने आपको बताया था बेल्लारी का है हमारा कर्नाटक में, और कर्नाटक कहाँ पड़ता है हमारा, दक्षिण भारत में। ठीक है, बेल्लारी कहाँ पड़ता है हमारा, दक्षिण भारत में। ठीक है, कर्नाटक पे। इसमें कौन सा चित्र मिला है, 6 कोणों वाला सितार। इंपॉर्टेंट है, एक ही चित्र है, 6 कोणों वाला सितार, आप इसको याद रखिएगा। अब हमारे यहाँ पे ये हमने सारे देखे, ये हमारे यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल इतना ही आपको पढ़ना है। मैंने आपको सारी चीज़ें प्रागैतिहासिक काल की पढ़ाई हैं, जो जो हमारी इसमें इम्पॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, MCQ में ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। आई होप वीडियो तो लंबी हो गई है थोड़ी, पर मतलब कि आप लोगों को आसानी है ना, एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाता है। फिर आप लोग कमेंट करते हैं कि मुझे ये प्लेलिस्ट में ये नहीं मिल रही वीडियो, ये नहीं मिल रही, इसलिए मैं आपको एक ही वीडियो में पूरा बता दे रही हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, अगला है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले हम कुछ पुस्तक देख लेते हैं। तो जो हमारी पुस्तक है वो कौन सी, प्री हिस्टोरिक दिस आर्ट ऑफ इंडिया। ये याद रखिएगा, प्री हिस्टोरिक दिस आर्ट ऑफ इंडिया। ये बुक हमें कहाँ मिली है, किसने इसकी लिखा है, लियोनहार्ड एडम ने। इस पुस्तक को प्री हिस्टोरिक दिस आर्ट ऑफ इंडिया को किसने, लियोनहार्ड एडम ने लिखा है। सेकंड है हमारा प्री हिस्टोरिक इंडिया। प्री हिस्टोरिक इंडिया किसने लिखी है, पिगार्ड ने लिखी। कब लिखी है, 1950 ईस्वी में लिखी है। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग ब्राडिक ने 1958। देखिए 2 हैं इसमें, प्री हिस्टोरिक इंडिया है और प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है। देखो मैं ऐसे बताती हूँ, पिगार्ड और ब्राडिक तो आप याद रख लेंगे, पिगार्ड है और एक ब्राडिक है। अब आप सोचेंगे, कन्फ्यूज जाएंगे कि पिगार्ड किस में और ब्राडिक किस में, तो याद रखिएगा जिसमें पा है उसमें पा वाला नहीं आएगा, और जिसमें पा है उसमें पा वाला नहीं आएगा, और जिसमें आई है उसमें बा वाला आएगा। ठीक है, तो दूसरा तो आप याद रखिएगा। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग किसने लिखी है, ब्राडिक ने, यानी कि पेंटिंग पा है तो इसमें पा नहीं आएगा, पिगार्ड नहीं आएगा, तो क्या आएगा,
ब्रैडिक, यानी कि बायगा ब्रैडिक ने कब करी है? 1958 ईस्वी में करी। और दूसरा हमारी जो प्री हिस्टोरिक इंडिया है वो किसने करी है? पिगाट ने। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। फिर देखते हैं हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हमारे, उनको आप याद रखिएगा। क्या है कि भारतीय चित्रकला के प्राचीन क्षेत्र कौन कौन से? होशंगाबाद एवं भीमबेटका, जो हमारे कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। किसके निकट पड़ता है? महाराष्ट्र, अजंता के निकट है। ठीक है, अजंता गुफा अब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। अजंता गुफा, जोगीमारा गुफा, बहुत सारी गुफाएं, उन सबको मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊंगी। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि भारतीय चित्रकला के प्राचीन क्षेत्र कौन से हैं? प्राचीन केंद्र होशंगाबाद एवं भीमबेटका। ठीक है, अगला है हमारा भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला है वो कहाँ है? जगदीश गुप्त ने लिखी है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला एक बुक का नाम है जो किसने लिखी? जगदीश गुप्त ने लिखी है। ठीक है, अगला है हमारा भारत 6 वाला। देखिए, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है? अंग्रेजों को जाता है। भारतीय चित्रकला का इतिहास का वर्ष, देखिए भारतीय चित्रकला के इतिहास का वर्ष, चित्रकला के इतिहास का वर्ष कितना है? 7000 है। और इसी में आपको बता देती हूँ कि कला, भारतीय कला का इतिहास का वर्ष कितना है? 5000। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा अच्छे से इसमें समझा देती हूँ आपको। तो ये देखिए, हाँ, तो हमें क्या है कि भारतीय चित्रकला का जो इतिहास है वो कितना है? 7000 का है, सॉरी 5000 का है। ठीक है, यहाँ पे 7 नहीं है, ये 5000 यहाँ पे है, ये यहाँ पे 5000 है। ठीक है, ये 5000 यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो चित्रकला का इतिहास का चित्र हमें कहाँ? चित्रकला के इतिहास का चित्रकला, भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? 5000 वर्ष का है। और वहीं हम कला का देखें, खाली कला का, तो कला का इतिहास कितना है? 7000 है। ठीक है, तो कला का इतिहास 7000 है और चित्रकला का इतिहास 5000 है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला वो कहाँ से? नर्मदा घाटी से मिला, मध्य प्रदेश में जो, और कहाँ पे? हथनौर से। याद रखिए, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो मिला है वो हमें हथनौर से मिला है। ठीक है, फिर हम मातृ देवी की हड्डी से निर्मित प्रतिमा कहाँ मिली है? बेलन घाटी से मिली है। ठीक है, सर्वप्रथम सावधान की दाह प्रक्रिया शुरू हो गई कहाँ से? मध्य पाषाण काल में ही, यानी कि जो शवों को दफनाने की प्रक्रिया कहाँ से? मध्य पाषाण काल में स्थित थी। ठीक है, मध्य पाषाण काल से ही हमारे जो मनुष्य की जो शव थे, शव को कहाँ दफनाने लगे थे। ठीक है, मध्य पाषाण काल में। फिर हमारा पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर से। ठीक है, फिर हमारा स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र, मैंने आपको बताया था स्वास्तिक का चित्र हमें कहाँ से, स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र कहाँ से मिलता है? बनिया बोरी, जो कहाँ हमारा पड़ता है? पंचमढ़ी में पड़ता है। ठीक है, फिर हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्तर भारत में पाषाण काल के बाद ताम पाषाण काल, कांस्य पाषाण काल, उसके बाद लौह युग का आरंभ, यानी कि उत्तर भारत में सबसे पहले पाषाण काल के बाद जो हुआ था ताम पाषाण का हुआ था, फिर कांस्य काल का आया, उसके बाद लौह युग यानी कि लोहे का प्रारंभ हो गया। ठीक है, जबकि दक्षिण भारत में पाषाण काल के बाद लौह युग का आरंभ हुआ। ठीक है, यानी कि उत्तर भारत की हम बात करें तो वहाँ पे ताम पाषाण, कांस्य काल और लौह युग का आरंभ हुआ था, जबकि दक्षिण भारत में की हम दक्षिण भारत के चित्रों की बात करें तो वहाँ पे क्या है? लौह युग का सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स आपको हमेशा क्वेश्चन आपका गलत करा देंगे, फिर आप मत कहा करिए, बाद में मत कहना कि हमारा ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, फिर अगला हम देखते हैं, बस हमारा ये खत्म होने वाली है, वीडियो एंड होने वाली है। फिर उसके बाद हमारा राजस्थान की भील जनजातियों के चित्रों को आदिकाल के समान माना गया। ठीक है, मतलब राजस्थान की भील जातियों के चित्रों को कहाँ किसके समान माना गया? आदिकाल के समान माना गया। ठीक है, अगला है हमारा 1861 में भारत में पुरातात्विक विभाग की स्थापना। पूछ लिया जा सकता है भारत में पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1861 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, फिर अगला है हमारा हिरोंजी पीसते सिलबटों की खोज किसने करी थी? ब्रुसफुट ने करी थी। हिरोंजी पीसते सिलबटों की खोज किसने करी थी? ब्रुसफुट ने करी थी। कहाँ पे? मिर्जापुर में। ठीक है, मानव खोपड़ी हथनौर स्थल से
पूर्व प्राचीन उपकरण, मानव का सबसे पुराना अवशेष मिला है। ठीक है, मानव का सबसे पुराना अवशेष कहाँ से मिला है? हथनौर से मिला है। और मानव खोपड़ी का चित्र कहाँ से मिला है? हथनौर से ही मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रागैतिहासिक काला सबसे अधिक समय तक कहाँ चली? अफ्रीका में जीवित रही। प्रागैतिहासिक काल सबसे अधिक समय तक कहाँ? अफ्रीका में जीवित रही। अगला हमारा, ज्यामिति तथा अमूर्त कला का विकास नवपाषाण काल में हुआ। मानव की आदि जन्म स्थल माना जाता है, वो कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप को माना जाता है। लेटे हुए मनुष्य के चित्र किस जगह से मिलते हैं? चक्रधरपुर से मिलते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारे सारे थे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो मैंने आपको इसमें सारा ही मैंने कवर करा दिया है प्रागैतिहासिक काल का। अगर इसमें कुछ मुझसे रह गया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने आपको केवल ये बताया है, समझाया है। ठीक है, और ये हमारे चित्र देखने को मिलते हैं। ये देखिए, गेंडे के आखेट का शिकार नृत्य, ये शिकार है कोई हमारा, जिसके ऊपर ये क्या कर रहे हैं? बाहर सब मतलब कि इसको घेर के इसको क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं। ठीक है, नृत्य कर रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए हमारे गेंडे का, सुअर का आखेट। ये देखिए, ये सुअर जिस चिल्लाए, मुंह खोला हुआ है ये सुअर, देखिए। यानी कि ये क्या है? हमारा सुअर का आखेट के, यानी कि सुअर के शिकार करते हुए चित्र। ये हाथियों का शिकार का चित्र है। ये देखिए, गेंडे के शिकार का चित्र है, जो मतलब काफ़ी सारे लोग हैं जो उसको गेंडे को शिकार कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, ठीक है। अगला हमारा देखिए, तीन दंडधारी, ये देखिए घुड़सवार हैं, ये घोड़े हैं। और क्या इसमें तीन दंडधारी क्या घुड़सवारों को लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से चित्र में प्राप्त हुई। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी प्रागैतिहासिक काल। मैंने आपको जितना मुझे आया मैंने आपको उसमें सब बताया है। मैंने कोशिश करी है कि आपको हर एक चीज़ में बताई जाए। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो चलाएंगे, उसमें हम MCQ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम जो अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि इसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे, हिंदू सिविलाइजेशन को। ठीक है, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपनी पढ़ाई अच्छे से करिएगा। जब तक के लिए धन्यवाद।